लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लिखवाया गया था आप लोग को, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास अपने पढ़े थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्वियसली ये 15+5 मार्क्स का है, मतलब टोटल 20 मार्क्स का चैप्टर है वो, ये आपका सिलेबस में। इसके ऑप्शन में फंड फ्लो आएगा, ठीक है। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज ये 20 मार्क्स कवर करेगा, फंड फ्लो ओनली 15 मार्क्स कवर करेगा। दैट इज़ वाई आपको मैंने कैश फ्लो पढ़ाया। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि लेट से आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो। एग्जांपल याद है ना लास्ट क्लास का, कि आप लेट से कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, जिसको अपने फाइनेंस बोलते हैं। तो फाइनेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब ये फाइनेंस आप कहाँ से लाओगे? नॉर्मली जितनी भी कंपनी है वो कैपिटल के नाम पे क्या करती है, शेयर वगैरह इशू करती है। तो आप जो पैसा लेकर आओगे वो इशू ऑफ शेयर से, कुछ कुछ पैसा आप शेयर इशू करके लाओगे, कुछ पैसा आप डिबेंचर को इशू करके लाओगे, और अगर फिर भी आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे, बैंक लोन ले लोगे। आ रहा समझ रहे? तो कुछ पैसा आपने शेयर से लाया, कुछ पैसा आपने डिबेंचर से लाया, कुछ पैसा आपने बैंक लोन से लाया। तो आपके पास अब अच्छा खासा पैसा आ चुका है। अब इस पैसे को क्या करोगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट का मतलब क्या, जैसे मैंने अपना कोचिंग सेंटर चालू किया तो मैंने कुछ पैसे उठाया, अब उसी पैसे से मैंने फर्नीचर लिया, उसी पैसे से मैंने कंप्यूटर लिया, टैबलेट लिया, कैमरा लिया, एसी लिया, आ जाओ, जितने भी चीज़ आप देख रहे हो सब उसी पैसे से लिया। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास जो भी फंड आया उस फंड को मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ पे करूँगा, प्लांट एंड मशीनरी। ऑब्वियसली ऑफिस वगैरह लेना था तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया। और कुछ अदर रिक्वायरमेंट एसेट, अगर कुछ और एसेट का रिक्वायरमेंट है मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और कुछ अगर फंड मेरा बच गया होगा, कुछ फंड अगर मेरा बच गया होगा तो मैं क्या करूँ, उसको फर्दर इन्वेस्टेड कर दूंगा, या तो एफडी में इन्वेस्ट कर दूंगा, या तो मैं म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर दूंगा, जिससे मैं थोड़ा इंटरेस्ट या डिविडेंड कमा लूंगा। तो जो पैसा मेरे को मिला था मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इसमें 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 कुछ अगर बच गया तो मैंने बैंक में पैसा एफडी करवा दिया, या किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स ले लिया, या म्यूचुअल फंड में करवा दिया, जिससे मैं अदर पैसा कमा सकूं, अदर इंटरेस्ट कमा सकूं। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास रखा रखा हुआ पैसा बेकार हो जाएगा, बिकॉज आप इन्फ्लेशन हर दिन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो पैसे की जो वैल्यू होती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है। इट्स बेटर वो पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा क्या होगा, कंपाउंडिंग होगा। आपने पढ़ा होगा कंपाउंडिंग, कि भाई पैसा अगर आप 5 साल के लिए छोड़ते हो तो पैसा बहुत अच्छा कंपाउंडिंग देकर अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है। तो आपने क्या किया, जो भी पैसा बचा था आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ना, आपके पास फंड आ गया और आपने फंड इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपका बिजनेस क्या है, रेडी हो गया। मतलब अब आपका बिजनेस प्रोडक्शन करने के लिए क्या है, रेडी है। तो अब आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन मतलब आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, एम्प्लॉय लोग को हायर करोगे तो सैलरी वगैरह पे करोगे, जो भी ऑफिस वगैरह आपका है या अदर कोई ब्रांचेस है तो उसका रेंट वगैरह पे करोगे। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन है इसको अपने बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जितने भी ट्रांजेक्शन है इसको बोलते हैं अपने मतलब इन्वेस्टेड एक्टिविटीज, ठीक है। और ये जो भी ट्रांजेक्शन इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो पूरे कैश फ्लो में ना 3 फॉर्मेट आएगा, 3 फॉर्मेट आएगा। आपको लॉजिकली सोचना, पहले आपको क्या चाहिए, फंड। तो वो फंड कहाँ से आएगा, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन। फिर फंड को क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। जब आपने फंड को इन्वेस्ट कर दिया, रेडी टू गो, मतलब अब आपका बिजनेस रेडी हो गया काम करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सैलरी वगैरह पे करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हो गया इन्वेस्टेड एक्टिविटीज, और ये हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटी। पूरे कैश फ्लो के स्टेटमेंट में ही 3 एक्टिविटीज आएगी। पर जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये देखो ना, मेरे एग्जांपल में सबसे ये लास्ट था, सबसे लास्ट था ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ये आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिकॉज कैश फ्लो में किसकी बात हो रही है, कैश फ्लो में किसकी बात है, कैश की बात हो रही है। तो पहला फॉर्मेट क्या आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा क्या आएगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टेड एक्टिविटीज। और तीसरा क्या आएगा, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो जो मैंने एग्जांपल आपको सीधा दिया, स्टेटमेंट में उल्टा हो जाएगा, मतलब जो मैंने आपको ऐसे दिया स्टेटमेंट में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया ना। फिर अपने क्या बोले, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर अपने क्या बोले, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना डाउट है, ठीक है। अब अपने मेथड्स बोले थे कि सर 2 टाइप का मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो आज अपने लोग इनडायरेक्ट मेथड भी सॉल्व करेंगे। और जो मैंने सम्स दिया था लास्ट, देखना फर्स्ट क्लास में मैंने एक सम्स दिया था, उस सम्स को उसी पर्टिकुलर सम से
हम लोग ये वाला भी मेथड सीखेंगे और ये वाला भी मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं, इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग द इनडायरेक्ट मेथड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बस प्लीज मेरे को कोऑपरेट करना। अगर मैंने शेयर इशू किया, प्लीज ध्यान सुनना, अगर मैंने शेयर इशू किया तो ऑब्वियसली जो लोग मेरे शेयर होल्डर है उनको तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। बोलो ना, अगर मैंने शेयर इशू किया, मेरी कंपनी ने शेयर इशू किया, तो जो लोग शेयर होल्डर है, ठीक है, उनको डिविडेंड देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा। तो अगर इशू ऑफ शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो जो आपने डिविडेंड पे किया वो भी किसका पार्ट होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है। अगर इशू ऑफ शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो इस पर्टिकुलर शेयर के बदले जो आपने डिविडेंड पे किया वो भी किसका पार्ट होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। बोलो यहां तक समझ में आया? ओके। आपने डिबेंचर इशू किया, तो जब आप डिबेंचर इशू करोगे तो आपको रेगुलर टाइम पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, होता ना 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, तो उस डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इशू ऑफ डिबेंचर अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो भी किसका पार्ट होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। बोलो ना, क्लियर है? अगर इशू ऑफ शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो पे किया गया डिविडेंड भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। अगर डिबेंचर हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, उस पर्टिकुलर डिबेंचर पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो भी किसका पार्ट होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। आपने बैंक लोन लिया, वो किसका पार्ट है? फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। इस पर्टिकुलर लोन के बदले आपको इंटरेस्ट तो पे करना होगा, तो वो लोन भी किसका पार्ट होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। बोलो ना, यहां तक क्लियर है? ओके। पता है, अगर आप ये चीज क्लियर कर लेते हो तो आपको फॉर्मेट फिर आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं ये सेकंड पार्ट पे आते हैं। आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, तो जब भी आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगे किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करोगे वो भी किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होगा। आया हुआ समझ? अच्छा, आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिया, तो अगर इससे कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा तो वो इसका ही पार्ट होगा, ठीक है। मुझे बताओ ना, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी सेम है या अलग अलग है? फिर से पूछ रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टेड एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो जब ये तीनों एक्टिविटी आपस में अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनके ट्रांजेक्शन भी क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर ये तीनों एक्टिविटी सेम होते तो फिर तो फर्क नहीं है, ऐड करो माइनस करो एक ही जगह से होगा। बट प्रॉब्लम क्या हो जा रहा, तीनों एक्टिविटी क्या है? अलग अलग है, तो अपने को ट्रांजेक्शन भी क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। जो ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वो यहाँ पे डालो, जो ट्रांजेक्शन इन्वेस्टेड एक्टिविटी से रिलेटेड है वो यहाँ पे डालो, और जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है वो यहाँ पे डालो। फर्स्ट क्लास में तुमको याद आया होगा, मैंने बताया था, कि बेसिक एग्जांपल लिया था फाइनल अकाउंट का, कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट सीखते थे तो अपने को बताया जाता था कि भैया परचेज वेजेस किस में आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल किस में आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम पीएल का पार्ट होगा। तो अपने क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते थे। और हमारे टीचर 11 में तो भयंकर भयंकर ट्रांजेक्शन देते थे, बोले आइडेंटिफाई करके बताओ, याद है ना? लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन देते थे और बोलते बताओ कि ये किसका पार्ट होगा? ये ट्रेडिंग का पार्ट होगा, ये एसेट का पार्ट होगा, ये बैलेंस शीट का पार्ट होगा, ये ट्रेडिंग का पार्ट। यहाँ भी सेम चीज है, अपने पास ट्रांजेक्शन का लिस्ट आएगा, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये फाइनेंशियल का पार्ट है या इन्वेस्टमेंट का पार्ट है या ऑपरेटिंग का पार्ट है। मैंने एक रिलेशन बताया था फर्स्ट क्लास में, वही सेम चीज मैंने यहाँ पे बताया। ओके, यहाँ पे मैं कुछ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ। रिमेनिंग जो बैलेंस बचा था, जो रिमेनिंग फंड बचा था, जो रिमेनिंग फंड बचा हुआ था, आपने क्या किया था? इस रिमेनिंग फंड को इन्वेस्ट किया था। ऑब्वियसली इन्वेस्ट कहाँ करोगे? या तो एफडी में करोगे। तो जब आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इसका ही पार्ट होगा। हेलो, आपके पास जो रिमेनिंग फंड बचा हुआ था, जो बिजनेस में, मतलब बिजनेस में जितना जरूरत था आपने उतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद भी कुछ पैसा बचा हुआ है तो आपने उस रिमेनिंग फंड को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। लेट से आपने एफडी कराया, तो उस एफडी से आया हुआ इंटरेस्ट भी किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टेड एक्टिविटी का पार्ट होगा। लेट से आपने रिमेनिंग फंड को इन्वेस्ट किया था किसी पर्टिकुलर शेयर में, किसी कंपनी का आपने शेयर्स परचेज किया था, तो जब आपने रिमेनिंग फंड को इन्वेस्ट किया था किसी कंपनी के शेयर में, तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड मिला होगा।
आप अगर किसी कंपनी का शेयर परचेज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो जो कंपनी के पास कुछ बैलेंस फंड बच गया था, उस बैलेंस फंड को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया मान लो टाटा कंपनी में, तो टाटा कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो जो डिविडेंड आप रिसीव करोगे, जो डिविडेंड आप रिसीव करोगे वो किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टेड एक्टिविटी का पार्ट होगा। अगर आपने डिविडेंड पे किया तो वो इसका पार्ट होगा। अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया वो इसका पार्ट होगा। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया वो इसका पार्ट होगा, बिकॉज आपने डिबेंचर लिया था तो आपने इंटरेस्ट पे किया, बैंक लोन लिया था आपने इंटरेस्ट पे किया था। तो अगर आप डिविडेंड पे करते हो या इंटरेस्ट पे करते हो तो इसका पार्ट है। एट द सेम टाइम अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हो या इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो वो इन्वेस्टेड एक्टिविटी का पार्ट है। बोलो क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं? अब आप बोलोगे सर ये इतना कहानी क्यों बताया? कहानी इसलिए बताया ना क्योंकि ये सारा डिविडेंड इसमें मिला रहेगा। समझ में आया मेरा बात? आपका जब क्वेश्चंस आएगा ना, उस क्वेश्चन में डिविडेंड इसमें ऐड है, इंटरेस्ट इसमें ऐड है, डिविडेंड पेड इसमें माइनस है, इंटरेस्ट इसमें से माइनस है। तो आपको क्या दिक्कत लगे? यार सब कुछ तो ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। आपको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा ट्रांजैक्शन जो इसमें नहीं होना चाहिए, कौन सा ट्रांजैक्शन जो इसमें नहीं होना चाहिए वो यहां से निकालो, और जो जिस प्लेस पर डिजर्व करता है उसको उसी प्लेस पर डाल दो। तुम्हारे जीवन में भी तो वही है ना, सबको तो एक जैसे नहीं देखते हो। जो गाली लायक है थोड़ा उससे गाली से बात करते हैं, जो इज्जत लायक उसको इज्जत से बात करते हैं, जिसको लगता है भाई इग्नोर करने से हम सेफ रहेंगे, इग्नोर कर दो। समझ रहे मेरा बात? अपने क्या करते हैं, जो जितना डिजर्व करता है उसको उस वैसे ही अपने क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। वही सेम यहाँ पे भी है कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन जो इसका पार्ट होगा तो इसमें दिखा देंगे, जो इसका पार्ट नहीं होगा वो यहां से निकालेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट डालेंगे, अगर वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में डालेंगे। समझ गए मेरी बात? तो आपको इसलिए मैंने पहले बताया कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन इसका पार्ट बनेगा, कौन सा इसका पार्ट बनेगा, बिकॉज दोनों 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 आ जाओ अमित, दोनों कहाँ पे ऐड है? इसमें ऐड है, ऑपरेटिंग में ऐड है। तो ऑपरेटिंग से अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो ऑपरेटिंग का है उसको वहीं पे छोड़ दो, और जो ऑपरेटिंग का नहीं है वहां से निकालो। अगर वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो इन्वेस्टमेंट डाल दो, अगर वो फाइनेंस का पार्ट है तो फाइनेंस में डाल दो। बोलो ना, समझ में आया मेरी बात? ओके। ये जो पार्ट है ये आपको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको यहां बता दूंगा। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अभी मेरे को ना ये जो मैंने अलग अलग कलर से लिखा है, अभी आपको मेरे को ये समझाना है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉर्मली बात किसका होता है? कैश के फ्लो का बात होता है। अगर पैसा आएगा तो बोलेंगे फ्लो बढ़ गया, मतलब कैश बढ़ गया। अगर पैसा चला गया तो अपने क्या बोलेंगे? इनफ्लो हो गया, मतलब कैश कम हो गया। सॉरी, आउटफ्लो हो गया, मतलब कैश क्या हो गया? कम हो गया। अगर कैश आ रहा है तो कैश बढ़ गया। आपके बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश क्या हो गया? बढ़ गया। आपने पेमेंट कर दिया तो कैश क्या होगा? कम हो गया। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां पे देखना, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एड डिक्रीज इन करंट एसेट लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। अब आपको याद नहीं करना, आपको समझना कि भाई ये ऐड क्यों हुआ, ये लेस क्यों हुआ, ये ऐड क्यों हुआ और लेस क्यों हुआ। मैं आपको समझा रहा हूँ। करंट लायबिलिटी का एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ, क्रेडिटर का। क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर मैंने क्रेडिटर मतलब सामान उधारी पे लाया, मैंने जो भी गुड्स परचेज किया वो ऑन क्रेडिट किया। ठीक है, तो जब मैं गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया इसका मतलब मैंने पेमेंट नहीं किया। तो जब पेमेंट नहीं किया तो कैश कम है या ज़्यादा है? बोलो ना, कैश कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो कैश तो कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया? गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो आपका क्रेडिटर बढ़ा हुआ है। तो जब क्रेडिटर बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपने उसको पेमेंट किया ही नहीं, तभी तो क्रेडिटर बढ़ा है। अगर आपने पेमेंट कर दिया होता तो क्रेडिटर क्यों बढ़ता? तो जब भी आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब क्रेडिटर बढ़ रहा है, या जो पेमेंट करना था आपने वो पेमेंट नहीं किया, तो आपके पास तो अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है। तो जब अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ तो ऐड करेंगे, बिकॉज कैश, जब कैश बढ़ेगा तो ऐड करेंगे। तो अगर आपको सम्स में दिख, अगर आपको मान लो क्रेडिटर का दो डेटा दिया हुआ है कि भैया ओपनिंग में क्रेडिटर था 10,000
और क्लोजिंग में क्रेडिटर है 15,000, इसका मतलब 5,000 का पेमेंट आपने नहीं किया। अरे ओपनिंग में उधारी था 10,000 और क्लोजिंग में उधारी कितनी है, क्रेडिट कितना, क्रेडिटर कितना 15,000, इसका मतलब आपने 5,000 का न्यू क्रेडिट परचेज किया। 1 अप्रैल को 10,000 था और 31 मार्च को 15,000 था, तो पूरे साल भर में आपने क्रेडिट परचेज कितना किया, 5,000 का। क्या आपने पेमेंट किया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो कैश कहाँ है, अकाउंट में ही है। कैश कंपनी का कहाँ पे, अकाउंट में, या आम भाषा में गल्ला में कैश पड़ा हुआ है, जो बॉक्स है उस बॉक्स में क्या है, कैश पड़ा हुआ है, तो कैश तो गया ही नहीं। तो जब कैश नहीं गया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसलिए जब भी करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश गया ही नहीं, तो मतलब कैश बढ़ा हुआ है। पेमेंट करोगे तो कैश कम हो जाएगा, तो जब कम हो जाएगा तो माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम देखो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मतलब जो उधारी थी आपने उसको चुका दिया, जो भी पेमेंट बाकी था आपने उसको क्लियर कर दिया। तो जब आप पेमेंट क्लियर करोगे तो गल्ले में से कैश निकलेगा, बैंक में से कैश निकलेगा, तो कैश कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, इसलिए माइनस कर दी। अब याद करना पड़ेगा, अब याद करना पड़ेगा, बोलो सच बोलो, नहीं ना। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ी हुई है इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपका कैश बढ़ा हुआ है, तो ऐड कर दो। अगर आपकी लायबिलिटी कम है इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया, तो कैश कम होगा तो माइनस कर दो। डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट का बेस्ट एग्जांपल है डेटर। अगर डेटर ने पेमेंट कर दिया, आपने गुड्स को उधारी में बेचा था, आपने गुड्स को उधारी में बेचा था, मतलब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब भी गुड्स ऑन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल। अरे जब भी कोई सामान उधारी में बेचोगे तो एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर बढ़ा हुआ है। तो जिसको भी सामान आपने उधारी में बेचा था तो आपने डेटर को बढ़ा के रखा था कि भैया हम सामने वाले से इतना पैसा पाते हैं, तो जो आपका कस्टमर था वो उधारी चुका दिया, तो डेटर कम होगा। जिस कस्टमर से आप पैसा पाते थे, पैसा पाना मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है। जिससे आप पैसा पाते हो ना वो आपके लिए क्या है, रिसीवेबल है, वो आपका डेटर है, वो आपके लिए एसेट है, बिकॉज उससे आप पैसा पाओगे। ठीक है, तो अगर डेटर ने अपना उधारी चुका दिया, जो भी पेमेंट ड्यू था उस पेमेंट को उसने क्लियर कर दिया, तो डेटर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, डेटर ने पेमेंट कर दिया तो डेटर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, डेटर कम हो जाएगा। तो डेटर कम हो गया इसका मतलब पेमेंट आ गया, तो जब पेमेंट आ गया, कैश आ गया, तो कैश बढ़ा हुआ है तो ऐड कर देंगे। तो डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब कि डेटर ने पेमेंट कर दिया तो मतलब आप कैश रिसीव कर रहे हो, तो जब आप कैश रिसीव कर रहे हो, अच्छा तुम बताओ ना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब डेटर जब डेटर से पैसा पाए थे तो एंट्री, सॉरी जब डेटर से पैसा पाते थे तो एंट्री क्या था, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। जब पैसा पाते थे, जब पैसा पाते थे एंट्री क्या था, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आपने पैसा रिसीव कर लिया तो एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो जब पैसा पाते थे तो आपने डेबिट किया, अब पैसा मिल गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मतलब जो एसेट था अब वो खत्म हो गया। तो जब भी डेटर कम हो रहा है, जब भी डेटर कम हो रहा है इसका मतलब डेटर ने पेमेंट कर दिया, और जब डेटर ने पेमेंट कर दिया तो कंपनी ने कैश रिसीव कर लिया। तो जब कंपनी कैश रिसीव करेगा तो कंपनी का कैश बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। और उल्टा कर लो, अगर डेटर बढ़ गया, इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर डेटर बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपने जो गुड्स है वो उधारी में बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, तो क्या आपने पैसा पाया। अगर आपने गुड्स उधारी में बेचा है तो आपको कैश, आपको पैसा नहीं मिला। तो जब भी डेटर बढ़ता है मतलब आपको पेमेंट नहीं मिला। हाँ आगे डिस्कस करेंगे ना, सब टेंशन, बैलेंस शीट वगैरह सब बनेगा। सुनो, जब भी, अरे भाई बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, पैसा नहीं मिला तो माइनस होगा। बैड डेब्ट का मतलब क्या है, पैसा मिला या मिल गया, नहीं मिला ना, आगे अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। इंक्रीज इन करंट एसेट का मतलब क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब क्या है, आपने गुड्स बेचा था उधारी पे और अभी तक आपको पैसा नहीं मिला। तो जब आपको पैसा नहीं मिला तो आपके पास कैश कम है या ज़्यादा है, कैश कम है तो लेस कर दो। तो आपको ना याद नहीं करना कि ऐड करना या लेस करना, सिंपली सोचो। अगर क्रेडिटर बढ़ गया, अगर क्रेडिटर बढ़ गया मतलब आपने उधारी चुकाया नहीं, अरे क्रेडिटर बढ़ गया मतलब क्या है, आपने गुड्स को उधारी में लाया, क्रेडिट में लाया और पेमेंट नहीं किया।
तो क्रेडिटर बढ़ा हुआ, इसका मतलब पेमेंट आपने नहीं किया है, तो जब पेमेंट नहीं किया है तो कैश क्या है, बढ़ा हुआ है, तो ऐड करेंगे। क्रेडिटर कम हो गया, इसका मतलब जो भी ड्यू था आपने क्लियर कर दिया, जो भी उधारी था आपने क्लियर कर दिया, तो आपका पेमेंट चला गया। तो जब पेमेंट चला गया तो कैश क्या होगा, कम हो गया, तो लेस कर देंगे। डेटर बढ़ा हुआ है, डेटर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपने गुड्स को उधारी में बेचा है, तो कैश तो मिला ही नहीं। तो जब डेटर बढ़ा हुआ मतलब एसेट बढ़ा हुआ है, इस केस में क्या करेंगे, कैश तो मिलेगा नहीं, तो लेस करेंगे। और डेटर कम हो गया, इसका मतलब जिस कस्टमर से पैसा पाते थे उस कस्टमर ने पेमेंट कम कर दिया, तो डेटर कम हो जाएगा। तो डेटर कम होना मतलब पेमेंट आ चुका है, तो जब पेमेंट आ जाएगा, आ चुका है, तो कैश बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मतलब ऐड करेंगे। अब ये चीज देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। लाइव स्टूडेंट, आपको भी कुछ डाउट होगा, पूछिएगा। क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुआ रहा ना, कुछ देर पहले स्टार्ट हो भाई। बुक्स एफ आर एफ का लगभग बन जाएगा, टेंशन इसी वीक में जाएगा बुक्स। प्रिंटिंग विंटिंग डाल देंगे इस बुक में, नेक्स्ट वीक तक क्लियर हो जाएगा। ये तक क्लियर हुआ, बोलो ना, ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर डिक्रीज इन करंट एसेट एक बार समझा दो। डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब क्या है, डेटर कम हो गया ना। डेटर कम कब होगा, जब डेटर से पैसा मिलेगा, जब डेटर से पैसा मिलेगा, कस्टमर से पैसा मिलेगा। जब कस्टमर पेमेंट नहीं किया था तो डेटर बढ़ा हुआ था। बताओ ना, कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो डेटर क्या होगा, बढ़ा हुआ है। तो पेमेंट नहीं मिला मतलब कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया मतलब क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन अगर पेमेंट मिल चुका है तो डेटर कम हो गया। तो जब डेटर कम हो रहा है मतलब कस्टमर ने उधारी चुका दिया, तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश आ गया, तो कैश आ गया मतलब बढ़ा हुआ, तो ऐड कर देंगे। समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक। कोई एग्जांपल दीजिए आप लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस का। डेप्रिसिएशन लिखवाया था क्या मैंने, हाँ बड़ा मस्त एग्जांपल दिया तुम लोग तुरंत। क्या लिखवाया था क्या, नहीं लिखवाया था, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब, देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो इसका पार्ट नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा खर्चा या ऐसा ट्रांजैक्शन जो इसका पार्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर इसका नहीं है तो या तो इसका होगा या तो इसका होगा। अब एग्जांपल में बोला था प्लांट एंड मशीनरी, याद करो मेरा एग्जांपल था प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। तो जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो भी किसका पार्ट होगा, इसका पार्ट होगा। आया बस सामने। तो डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ, डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है तो ऑब्वियसली वो नॉन ऑपरेटिंग है। अरे जो इसका पार्ट है वो इसका पार्ट तो नहीं है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, नॉन ऑपरेटिंग है। क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। सर आपने इसको नॉन एक्सपेंसेस क्यों बोला है, नॉन एक्सपेंसेस क्यों बोला, ध्यान ध्यान सुनो। जैसे मेरे सेंटर में एक एसी लगा हुआ, तो मैंने अपने पीएल अकाउंट में लिखा डेप्रिसिएशन ऑन एसी 10,000 रुपया। सच बताना क्या ये खर्चा सच में हुआ है, जस्ट एक इमेजिनरी है कि भाई पूरे साल भर में एसी का डेप्रिसिएशन 10,000 हुआ होगा, पर ये 10,000 रुपया सच में पॉकेट से नहीं गया, ये हो गया नॉन कैश। समझ रहे मेरी बात। अब क्वेश्चन आ रहा सर आपने इसको ऐड क्यों किया। ऐड इसलिए किया कि जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, याद करो जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हम लोग पीएल अकाउंट का डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, और यहीं पर हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टू डेप्रिसिएशन करते हैं। इसका मतलब जो भी इनकम आया था उस इनकम से सारे खर्चे माइनस करके क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है। नेट प्रॉफिट पाने के लिए आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, बट ये डेप्रिसिएशन क्या सच में इस प्रॉफिट का पार्ट है, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ये वाला प्रॉफिट आप इस प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, तो आपको रियल प्रॉफिट मिलेगा, प्लस जो डेप्रिसिएशन जिसका पार्ट है, किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट पार्ट है। तो नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और किस में ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया था, ध्यान सुना, हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में पहला पार्ट क्या है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते थे, पीएल में आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे,
पीएल में आप नेट प्रॉफिट निकालते थे, इनकम साइड को ऐड करते थे और डेबिट साइड को क्या करते थे, माइनस करते थे। ये आपका इनकम है टोटल, यही पार्ट यहां लिखते थे, इनकम वाला पार्ट यहां लिखते थे, और सारे खर्चा को क्या करते थे, माइनस करते थे। वन ऑफ द खर्चा इज डेप्रिसिएशन, ये भी माइनस करके क्या लिखते थे आप लोग, टू नेट प्रॉफिट, और जो भी नेट प्रॉफिट आता था वो ये होता था। तो आपने ये जो नेट प्रॉफिट लाया वो डेप्रिसिएशन को माइनस करके लाया। बट आप बताओ क्या ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, नहीं है, बट इसमें क्या है, माइनस हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐड बैक करना, ऐड बैक करके आपको क्या निकालना है, रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट निकाला, अब किस में ट्रांसफर करोगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट करोगे। क्योंकि मुझे बताओ ना, अगर डेप्रिसिएशन इसका पार्ट था तब तो आप माइनस करो, कोई तकलीफ नहीं है। बट वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, और आपने प्रॉफिट निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आपने जो प्रॉफिट निकाला किसका निकाला है, ऑपरेटिंग का निकाला है। क्या डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट का पार्ट है क्या डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आया क्या उसका पार्ट है, नहीं पार्ट है। तो आपका नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया था। तो डेप्रिसिएशन माइनस करना मतलब आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, डेप्रिसिएशन माइनस करना मतलब आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, आपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिया। तो जब आपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिया तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अगर आपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिया तो आपकी प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। आपका प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो क्या वो रियल प्रॉफिट है, नहीं, बिकॉज वो जो डेप्रिसिएशन है वो तो इसका पार्ट है ही नहीं। तो एक काम करो, आपका जो प्रॉफिट आया ना वो रियल नहीं है, तो रियल प्रॉफिट पाने के लिए वो सारे खर्चे आपको ऐड बैक करेंगे। रियल प्रॉफिट पाने के लिए वो सारे खर्चे आप क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, जो इसका पार्ट नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें ना, इस प्रॉफिट में सुनो ना, इस प्रॉफिट में ऐड है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इस प्रॉफिट में क्या ऐड है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ऑब्वियसली मैं पीएल अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये ऑपरेटिंग इनकम है, ये क्या है, ऑपरेटिंग इनकम। तो ये सारी इनकम हम ऐड करके, ठीक है ना। तो इस इनकम में ये वाली जो इनकम है जिसको अपने ऑपरेटिंग इनकम या टोटल इनकम बोलते हैं, इस इनकम में ये वाली इनकम ऐड है। पर क्या ये वाली इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्या। डिबेंचर पे जो आपने इंटरेस्ट लिया है, जो पाया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है ना, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो इंटरेस्ट आया। तो ये जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया क्या वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। फिर भी आपने इनकम क्या किया है, ऐड किया है। जो आपने इनकम ऐड किया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे डेप्रिसिएशन क्या था, माइनस था, तो आपने क्या किया, ऐड बैक किया। यहां पे इनकम ऑलरेडी एडेड है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब इस प्रॉफिट में वो सारे खर्चे जो डिजर्व नहीं करते फिर भी माइनस किए गए। प्रॉफिट निकालने के लिए आप खर्चा ऐड करते हो या माइनस करते हो, क्योंकि बस जितना पूछो उतना आंसर दो। प्रॉफिट निकालने के लिए खर्चा ऐड करते हो या माइनस करते हो। पर ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट नहीं है, क्या माइनस करोगे। जैसे डेप्रिसिएशन क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, नहीं, तो क्या माइनस करोगे, आप वही माइनस करोगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं उसको आप माइनस नहीं करोगे। तो अगर माइनस हो गया है तो सही करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। समझ पाया मेरी बात। डेप्रिसिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर भी माइनस हो चुका है तो रेक्टिफाई कैसे करोगे, ऐड करके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, बोलो ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना। याद है ना, डिविडेंड रिसीव करना या इंटरेस्ट रिसीव करना वो तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो आप बताओ ना, आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम आई है उसी इनकम से तो प्रॉफिट निकाले थे खर्चा को माइनस करके। तो जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम आई है उस ऑपरेटिंग इनकम में एक वो वाली इनकम ऐड है जो उसका पार्ट नहीं है। सर उस वाली इनकम का नाम बताओ ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव करना, डिबेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव करना, ये क्या आपका ऑपरेशन है, आपका ऑपरेशन। अरे भाई तुम बताओ ना, अगर अभिषेक पांडे डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो मेरा मेन काम डिविडेंड रिसीव करना है या मेरा मेन काम पढ़ाना है। तो मैं जो भी फीस रिसीव कर रहा हूँ,
जो मैं फीस रिसीव कर रहा हूँ वो मेरा मेन इनकम है। लेकिन अगर मुझे कुछ एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है तो मेरा मेन इनकम नहीं है। मेरा बात समझ रहा है? तो अगर पीएल अकाउंट के इनकम में एक इनकम ऐड है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिविडेंड रिसीव्ड, पर ये जो दोनों इनकम मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डिविडेंड रिसीव, ये दोनों इनकम क्या ऑपरेटिंग का पार्ट है? नहीं। फिर भी ऐड है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे? लेस करेंगे। देखो यहाँ पे लेस नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब समझा? तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। समरी, इन दोनों का समरी, क्विक समरी, फटाफट सुनना। ऐसा खर्चा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ऐसा एक्सपेंडिचर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, फिर भी आपने उसको माइनस कर दिया टू गेट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट पाने के लिए आपने क्या किया? माइनस किया। लेकिन वो वाला खर्चा माइनस नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो अगर आपने माइनस कर लिया है तो गलती सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। आपने ऐड बैक कर लिया। वो वाली इनकम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन एफडी या डिविडेंड रिसीव्ड। ये तो किसी भी बिजनेस का, तुम बताओ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एपीसी का मेन इनकम क्या है? फीस। लेकिन अगर अभिषेक पांडे क्लासेस ये बोलता है कि भाई हम डिविडेंड रिसीव किए हैं, तो आप ही बोलोगे ना सर ये आपका मेन इनकम नहीं है, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो तो आपका फीस है। डिविडेंड रिसीव करना ये आपका काम नहीं है, ये आपकी एक्स्ट्रा कमाई है। इंटरेस्ट रिसीव करना ये आपका काम नहीं। आपका मेन काम क्या है? आज अगर मेरा मेन इनकम देखा जाए तो मेरा मेन कमाने का जरिया क्या है? मेरा फीस है, तो मेरा मेन ऑपरेटिंग इनकम है। ऐसे ही रिलायंस कंपनी लेट से पेट्रोल का काम कर रही है, तो पेट्रोल से जो पैसा आ रहा है वो उसका मेन कमाई है। आया बस हमने? तो एक कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव कर रही है या एक कंपनी अगर लेट से इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, तो उसका वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। फिर भी अगर वो वाली इनकम में ऐड है, मतलब वो वाली इनकम प्रॉफिट में ऐड है, अगर प्रॉफिट में ऐड है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो पूरा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमेशा एबनॉर्मल आइटम होता है। जितने भी आपने एबनॉर्मल लॉस पढ़ा है ना, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल आइटम, अरे आग लगना क्या नॉर्मल खर्च? नॉर्मल है क्या? नहीं, किसी बिजनेस क्या डेली आग लगता रहा है? नहीं, नॉर्मल तो नहीं है ना। तो आग लगना, ठीक है। अच्छा तुम बताओ, लॉस हो गया फायर से, तो लॉस हो गया फायर से, ठीक है। तो आप बताओ ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। तो आपने ये वाले खर्चे क्या किए थे? माइनस किए थे। याद है ना? एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं, माइनस करते हैं? माइनस करते हैं। पर आपने जो माइनस किया था, क्या ये मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं। तो अगर आपने माइनस किया था तो क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। समझ पा रहा दिमाग मेरा? अरे दिमाग समझ पा रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ? अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अरे आग लगा तो आपने इंश्योरेंस तो करा के रखा था, तो क्लेम मिल गया। तो क्लेम मिला मतलब कैश आया। क्लेम मिलना मतलब क्या? बैंक में पैसा आया। तो वो जो पैसा बैंक में आया, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? अगर आप सेल करके पैसा लाते हो तो वो आपका मेन ऑपरेशन है। अगर जैसे मैं अगर फीस से पैसा कमाता हूं तो मेरा मेन काम है। बट अगर मैं इंश्योरेंस से पैसा कमा रहा हूं तो मेरा मेन काम नहीं है। समझा मेरी बात? तो अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, मतलब आग को लगी थी, आपने क्लेम किया था और वो क्लेम मिल चुका है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो अगर कैश आपने रिसीव किया तो इनकम में तो आपने दिखा दिया। बट आप सच बताओ, वो जो इनकम में आपने इंश्योरेंस क्लेम दिखाया है, क्या सच में वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं है। तो अगर आपने ऐड किया तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। सेम बात यहां पर है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेस है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इनकम ऐड है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे कैश लॉस टू फायर, तो ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्योंकि अगर आपने इनकम रिसीव किया है तो आपके प्रॉफिट में ऐड है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर आपका लॉस हो गया तो आपने क्या किया था? माइनस किया, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है सर। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है भाई कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है?
अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तब तो इसका पार्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट का पार्ट हो रहा है, समझा? ओनली करंट एसेट का पार्ट हो रहा है। करंट एसेट में कौन सा? करंट एसेट, समझ रहा है, करंट एसेट का पार्ट हो रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म रहेगा तब देख लेंगे, तब तो वो इंक्रीज होगा तो लेस करेंगे, डिक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, समझा? क्योंकि लॉन्ग टर्म का बात यहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब फिक्स एसेट का बात यहाँ पे नहीं हो रहा। फिक्स एसेट जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा। अरे प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? फिक्स एसेट ना। तो आपका जो करंट एसेट आएगा वो किसका आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। और जो भी फिक्स एसेट आएगा कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है? तो अभी तक मैंने आपको एक ओवर मैप दे दिया कि लायबिलिटी क्यों ऐड कर रहे हो, क्यों माइनस कर रहे हैं, डेटर क्यों ऐड कर रहे हैं, मतलब करंट एसेट क्यों ऐड कर रहे हो, क्यों माइनस कर रहे हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है भाई? अगर करंट सुमित अभी सम्स कराएंगे भाई, टेंशन मत ले। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? अगर करंट एसेट का पार्ट होगा तो वो उसके तरफ से ट्रीट करेंगे, ठीक है? टेंशन मतलब ये सम्स है बहुत सारा। अभी मेरे को जो पढ़ाना पहले मेरे को पढ़ने दे, जब चैप्टर क्लोज होगा तो मेरे से क्वेश्चन करना तुम। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग के ऊपर जाएगा, टेंशन ना ले तू, बहुत कुछ आने वाला भी। अच्छा, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश हो गया ना, पढ़ा चुके थे ना कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा? कैश प्लस बैंक ड्राफ्ट प्लस चेक इन हेल्ड। अरे चेक इन हैंड होगा ना, कि जो भी चेक आपके हैंड में है वो भी क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर। आपके चेक आपके हाथ में है वो किसके बराबर है? कैश के बराबर। भाई बैंक में डालोगे तो कैश मिल ही जाएगा। और कोई भी हाईली इन्वेस्टमेंट है जो 3 मंथ या उससे कम है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ है, वो भी क्या है? कैश ही है। इसी को बोलते हैं मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर 3 मंथ। प्लस फॉरेन एक्सचेंज लॉस एंड गेन, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब ये ट्रांजेक्शन आएगा मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस और गेन। देखो, लॉस होगा तो ऐड करेंगे, गेन होगा तो माइनस करेंगे। अगर फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है तो ऐड करेंगे, और अगर गेन हो रहा है तो माइनस करेंगे। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है मैं समझाऊंगा, अभी नहीं, बाद में समझाऊंगा, बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है। मैंने नोट नंबर 4 पढ़ाया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट इज सोन अंडर द हेड ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? काइंड ऑफ बैंक लोन। बोलो ना, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? काइंड ऑफ बैंक लोन। तो जो भी लोन वगैरह है वो किसका पार्ट है? फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, पढ़े थे ना? तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। ये सम्स लिखवाया था मैंने, अब ये सम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया ना सारा चीज, रिकैप हो गया। तो अब ये क्वेश्चन से हम लोग देखो, ये क्वेश्चन है कि भाई ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स लिमिटेड वाज कमेंस्ड एंड इशूड इक्विटी शेयर। देखो आज तो मैंने अच्छा खासा रिवीजन आपको करवा दिया, कोशिश करिए नेक्स्ट क्लास में आप रिवीजन करके आइए, बस क्या, देखो अभी हर दिन कुछ ना कुछ एडमिशन हो ही रहा है, ठीक है? तो एवरीडे न्यू स्टूडेंट जुड़ रहा है, दैट इज वाई अभी इनिशियल क्लासेस में मैं रिवीजन कराऊंगा, इनिशियल क्लासेस में मैं रिवीजन कराते रहूँगा, बिकॉज हर दिन नया नया स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है? बट आप कोशिश करिए जब भी आप एडमिशन लो, बिकॉज क्या होता है ना, इनिशियल क्लासेस हम लोग ऐसे यूट्यूब में डाल देते हैं, तो जब भी आप एडमिशन्स वगैरह ले रहे हो तो क्लासेस करके आओ, अदरवाइज आपको फिर लगेगा कि हम बहुत पीछे हो गए या सर समझा नहीं पा रहे, वो कॉन्ट्राडिक्शन ना आपके दिमाग में है, इसलिए पुराने क्लासेस आप करके आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 अप्रैल 2022 एक्स लिमिटेड वाज कमेंस्ड, एक बिजनेस है वो 1 अप्रैल 2022 को ओपन हुआ, एंड इशूड इक्विटी शेयर 20 लाख रुपया, 12% डिबेंचर 10 लाख रुपया, मतलब 20 लाख रुपया का शेयर से पैसा आया, 10 लाख रुपया से डिबेंचर से पैसा आया, तो कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आया? 30 लाख रुपया। अब ये 30 लाख रुपया कंपनी क्या करेगी? अरे बोलो ना, ये 3 लाख पार्टी करेंगे क्या? इन्वेस्ट करेंगे ना भाई। तो आप कंपनी क्या करिए, इमिडिएटली परचेज्ड अ मशीन ऑफ 4 लाख रुपया और बिल्डिंग ऑफ वर्थ 7 लाख रुपया। तो 20 लाख रुपया आया था शेयर से, 10 लाख रुपया आया था डिबेंचर से, आया 30 लाख रुपया। अब उस 30 लाख रुपया में से 4 लाख रुपया का मशीन लिया और 7 लाख रुपया का बिल्डिंग लिया, तो कितना खर्चा हो गया? 11 लाख खर्चा हो गया ना। तो 30 लाख में से 11 लाख रुपया क्या हो गया? खर्चा हो गया। अभी भी कितना बचा हुआ है? 19 लाख। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मेन क्वेश्चन को रिलेट करना अपने को, कि जो मैंने एग्जांपल है उस क्वेश्चन को रिलेट करना, ठीक है? स्टिल अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ 19 लाख रुपीज का, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। भाई आपने मशीन परचेज कर लिया, अब आप बिजनेस स्टार्ट करो। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 2,80,000 का, रॉ मटेरियल परचेज किया कितना? 2,80,000 का। याद करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रॉ मटेरियल परचेज करना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सैलरी पेड, आपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड किया 70,000, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
एडवर्टीजमेंट किया अपने बिजनेस का, भाई नया नया बिजनेस है, एडवर्टीजमेंट तो करना पड़ेगा, ये भी क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 50,000 रुपया। फ्रेट पेड, जो भाड़ा वाड़ा आपने पे किया रॉ मटेरियल का, वो 10,000 है, ये भी क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो ना, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग, ये भी ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब अगर कोई स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, जैसे अगर अगर तुम मेरे क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो कि सर अभिषेक सर आपका मेन खर्चा क्या है, जैसे कोचिंग सेंटर का मुझे रेंट पे करना पड़ता है, वो मेरा मेन खर्चा है। जितने लोग जुड़े हुए हैं सेंटर से, उनको हर मंथ की सैलरी देनी पड़ती है, वो क्या है मेन खर्चा है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो मेरा क्या है मेन खर्चा। जो भी मैं बुक्स वगैरह बनाता हूँ तो प्रिंटिंग विंटिंग का खर्चा मुझे देना पड़ता है, वो क्या है मेरा मेन खर्चा है। एडवर्टीजमेंट वगैरह हम लोग करवाते हैं, वो क्या है मेन खर्चा हम लोग का। या कुछ और भी एक्सपेंडिचर, साफ सफाई का एक्सपेंडिचर है, वो भी तो करना पड़ेगा ना, वो भी हमारा क्या मेन खर्चा है। तो जो मेरे सेंटर से रिलेटेड खर्चा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग खर्चा। अब जो मुझे फीस मिलता है, जो मुझे फीस मिलता है वो मेरा क्या मेन ऑपरेटिंग फीस है, मतलब मेन वाली इनकम वही है जो मुझे फीस मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ऑल गुड्स सोल्ड, जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किया था उसको सोल्ड कर दिया 12,80,000 में, तो आपके पास कैश भी आया ना 12,80,000 का, तो 12,80,000 का आपके पास कैश भी आ गया। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन। देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पता है ना, जो भी नेट प्रॉफिट आता उस नेट प्रॉफिट से जो भी आपने डिविडेंड पे किया, और डिविडेंड पे करके एक वर्ड था ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या बचता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आप पीएल अप्रोप्रिएशन कभी बनाए हो तो आप देखोगे उसमें बाई साइड में नेट प्रॉफिट आता है, और जो भी डिविडेंड वगैरह पे करते हो उसको माइनस करके जो बच जाता है वो आपका नेट प्रॉफिट आता है, और वही नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अपने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, दोनों मेथड से, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी देख लीजिएगा, चार्ज डेप्रिसिएशन। अच्छा बताओ ना, डेप्रिसिएशन किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, अच्छा एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड 10%, डिविडेंड किसका पार्ट है फाइनेंस का पार्ट है। रिलेट कर पा रहे हो ना, डिविडेंड पेड किया है तो मतलब आपने जो शेयर इशू किया था, तो शेयर इशू करना वो किसका पार्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। तो जो भी डिविडेंड पे करोगे वो भी किसका पार्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। अलोंग द इंटरेस्ट 12% ऑन डिबेंचर, जब आपने डिबेंचर रिसीव किया था, याद करो 10 लाख का आपने कहाँ गया डिबेंचर, 10 लाख था ना, हाँ 10 लाख का डिबेंचर था, तो भाई इस 10 लाख पे 12% का इंटरेस्ट भी तो पे करोगे, 1,20,000। तो ये जब आपने डिबेंचर डिबेंचर आपने रिसीव किया था किसका पार्ट है, डिबेंचर रिसीव किया किसका पार्ट है फाइनेंस का पार्ट है। तो इंटरेस्ट जो पे करोगे वो भी किसका पार्ट होगा फाइनेंस का पार्ट होगा। ठीक है, क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, आपने क्या किया अच्छा सुनो ना, क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब आपने टैक्स पे करने के लिए आपने एक प्रोविजन बनाया। क्या सच में टैक्स पे कर दिया, नहीं पे किया ना। तो नॉर्मली क्या होता है पीएल साइड में हम लोग क्या लिखते हैं प्रोविजन ऑफ टैक्स, बट क्या सच में वो पे करते हैं, इट इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, पर क्या सच में डेप्रिसिएशन पे करते हैं, हो गया नॉन कैश। क्या हो गया नॉन कैश। तो ये जो क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, ये किसका पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो, तो ये क्या करेंगे आप एड बैक करेंगे। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। अच्छा, ट्रांसफर 50,000 टू जनरल रिजर्व। आपको पता है जनरल रिजर्व हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, मैं उम्मीद करूंगा आपका बेसिक क्लियर है। जनरल रिजर्व हमेशा किसका बात है, किसका पार्ट है, जनरल रिजर्व हमेशा किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होगा, इक्विटी का पार्ट होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं, और ओनर को क्या मिलता है, ओनर क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है, मतलब डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मिलता है। मैंने क्या बोला, ये जनरल रिजर्व किसका पार्ट है सर, ये इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है, और इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं भाई ओनर होते हैं, और ओनर को क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब जनरल रिजर्व में जो भी पैसा जाएगा कहां से जाएगा, प्रॉफिट से जाएगा। जनरल रिजर्व में जो भी पैसा जाएगा कहां से जाएगा, प्रॉफिट जाएगा। तो अब ये प्रॉफिट से ट्रांसफर करेंगे, समझ गए। तो क्वेश्चन आप समझे कि नहीं समझे, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको सोल्यूशन आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं समझ आ रहा, क्योंकि क्या होता है ना क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। आपको मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया है, काइंडली रीड आउट विद इन अ मिनट, और आप बोलो कि हाँ सर रेडी है, अब आप सॉल्व कराइए। प्लीज रीड आउट करो प्लीज।
इनिशियल इनिशियल डेज है तो आपको थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। एक बार इस चैप्टर पे कमांड आ जाएगा, फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। नहीं लिखे क्या? देख लो फटाफट देख लो, क्वेश्चन दिखवाया हुआ है, बुक नहीं। फर्स्ट क्लास नहीं किया था यूट्यूब पे? हो गया? हाँ ठीक है। अरे ये आपको पता नहीं है शायद, ये सारे नोट्स ना हम लोग उसमें ऐड कर ऐप में डाल देते हैं। ऐप में हमारा एक नोट सेक्शन है, एक होता है बुक सेक्शन, बुक में पीडीएफ आता है, और जो भी क्लास नोट जो भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्या होता है एवरीडे एडमिशन होता है, तो मैं अगर सर आपने उस दिन जो पढ़ाया था भेजो ना, अब उस दिन कौन सा दिन मुझे याद नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी पढ़ाते हैं वो अप्लीकेशन में अपना डाल देते हैं, जिसको जो देखना अपना अप्लीकेशन देख ले। हाँ, ये जो पीडीएफ है ना ये आपका अकाउंट्स अकाउंट्स का जो नोट सेक्शन उसमें डाल दिया जाएगा, कैश फ्लो बोल के डाल दिया जाएगा, तो कैश फ्लो का जितना भी क्लास नोट है, ये जो भी मैं क्लास नोट आपको लिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा क्लास नोट आपको एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व किया जाए। ठीक है चलो, पहले आपको क्या क्या बनाना था, ट्रेडिंग ना, तो ट्रेडिंग, अच्छा ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो थोड़ा छोटा छोटा बनाना, ये नहीं पूरा एक पेज का ट्रेडिंग बना दिया, नहीं एक पेज में अपने सब खत्म कर देंगे, ट्रेडिंग पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन एक पेज में खत्म कर देंगे, बैलेंस शीट थोड़ा अलग से बनाना, ठीक है। सर अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू भाई। सर शेड्यूल आप में, हाँ मिलेगा भाई, शेड्यूल मिलेगा, आप शेड्यूल, रीजन क्या है शेड्यूल नहीं बनाया ना, रीजन क्या है कि भी सेम वन का अचानक से तुम लोग का 30 तारीख को लास्ट एग्जाम था, 30 को, और 29 को ना रात में सेम वन का डेट आ गया, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेम वन होगा मार्च एंड में, और डाल दिया फरवरी में, एक मंथ पहले एग्जाम हो गया, तो शेड्यूल थोड़ा तुम लोग का बन नहीं पाया। अभी सेवन वाले थोड़ा गुस्सा है, क्लास उस नहीं दिया हम लोग को। चलो ट्रेडिंग बनाओ, पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा इस सम्स में सिर्फ ट्रेडिंग बना रहे हैं, बाकी जो भी सम्स आएगा ना हम लोग डायरेक्टली कैश फ्लो बनाएंगे, इस सम्स में ट्रेडिंग से बनाया बिकॉज मुझे कुछ समझाना है, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट देना, दैट इज वाई मैं ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया, बैलेंस शीट बनाया और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया, बस ये फर्स्ट सम्स है, बाकी किसी सम्स में हम लोग नहीं बनाएंगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अमित तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था? बताया नहीं, रिपोर्ट नहीं दिया? प्लेसमेंट का नहीं था? यहीं पे ना पीएल एप्रोप्रिएशन, जस्ट कॉन्सेप्ट समझाना है, दैट इज वाई मैं पीएल एप्रोप्रिएशन पीएल ये सब बना रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है बनाने का। अब देखो आपने सेल किया था, हेलो, आपने सेल किया था 12,80,000, तो पीएल ट्रेडिंग में क्या आएगा, बाई सेल, ठीक है। आपने परचेस किया था ना, तो क्या आएगा, टू परचेस, कितना परचेस किया था, 2,80,000, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में आएगा 2,80,000, ये तो पीएल का पार्ट है, ये भी पीएल का पार्ट है, ये फ्रेट फ्रेट आपने पे किया था, फ्रेट, ठीक है, ये पीएल का पार्ट है, ठीक है। कितना, 2,80,000 है ना, ये हो गया 12,80,000,
फ्रेट में फ्रेट का मतलब क्या होता है, एक मिनट। दो मिनट, मेल कर रहा हूँ। क्या बोला था भाई तुम लोग, फ्रेट के बारे में बोला था। देख भाई, फ्रेट दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। पढ़ा है ना। खर्चा दो होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक होता है फ्रेट इनवर्ड, वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है। एक होता है फ्रेट आउटवर्ड, वो पीएल का पार्ट होता है। हम यहाँ पे इन आउटवर्ड मान के चल रहा है, मतलब इनडायरेक्ट मान के चल रहा है, इसलिए मैंने पीएल मान लिया। पता था या फर्स्ट टाइम सुना है? पता है ना। ठीक है, तो हम इसको फ्रेट आउटवर्ड मान लिया कि भाई अच्छा बेचने, भाई गोडाउन से सामान निकल रहा है बेचने के लिए, तो वो तो फ्रेट आउटवर्ड हो गया। तो गोडाउन में अगर रॉ मटेरियल आ रहा है तो फ्रेट इनवर्ड हो गया। एक बार फैक्ट्री में आया, सामान वामान बन के रेडी हो गया, अब आप बेचने के लिए लेके जाओगे। तो जब आप बेचने के लिए लेके जाओगे तो वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड, या जिसको आप कैरेज आउटवर्ड वगैरह बोलते हो, फ्रेट आउटवर्ड बोलते हैं। तो वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है, और इनडायरेक्ट खर्चा आपका पीएल का पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ जो फ्रेट आउटवर्ड है मतलब पीएल का पार्ट है। और हमेशा यही होता है, जब जैसे तो अभी क्या होता है ना, 11 12 में हम लोग पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, तो जब भी फ्रेट आता तो सर रटवा देते, फ्रेट आएगा ना आंख बंद करना ट्रेडिंग, है ना। लेकिन जब तुम अकाउंटेंसी करेगा ना, बड़े लेवल पर अकाउंटेंसी करेगा, तो तुमको फ्रेट वेट हमेशा पीएल में ही दिखाओगे, जब थोड़ा सा बड़े लेवल तुम अकाउंटेंसी करेगा। ऐसे ही मैंने सेम 5 में क्लियर करवाया था वेजेस। हमेशा, पता है वेजेस लोग बोलते हैं हमेशा किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन पता है, हाँ ट्रेडिंग का पार्ट है। बट जब आप थोड़ा सा बड़े लेवल पर अकाउंटिंग अकाउंटिंग काम करोगे, तो क्या आपके ऑफिस में चाय पानी पिलाने के लिए बंदा होता है कि नहीं बंदा होता है? वो एम्प्लॉय नहीं होता है, उसको मतलब उसको तुम एम्प्लॉय नहीं ट्रीट करते हो, उसको जो, क्योंकि जिसको आप सैलरी पे करते हो उसको एम्प्लॉय ट्रीट करते हो। तो उसको हम लोग एम्प्लॉय नहीं ट्रीट करते, जस्ट स्टाफ ट्रीट करते हैं, और उसको तब वेजेस पे करते हैं। बहुत कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है जो तुम लोगों को नहीं पता है। तो वेजेस इज नॉट ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। पीएल में भी वेजेस आता है, लेकिन क्या अभी ये बोल दूंगा, कैसे बोल दिया आप, बुक में तो कभी नहीं लिखा हुआ। आप इतना तो जानते हो ना, बुक, जो बुक का लाइफ होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ होता है थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब आप जब रियल लाइफ में अकाउंटेंसी करोगे ना, तो कुछ बहुत कुछ आपको अलग दिखेगा। आपने अभी इशू ऑफ शेयर पढ़ के आया कि पहले अलॉटमेंट मंगाओ, पहले कॉल मनी मंगाओ, ये मनी मंगाओ, वो मनी मंगाओ, शेयर फॉर फ्यूचर होता है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में होता है? एक बार में पैसा मंगाते हैं, एक बार में सारा काम होता है। तो थोड़ा सा है बुक वाला लाइफ और प्रैक्टिकल जीवन, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ जो हमारा फ्रेट है वो आउटवर्ड है, मतलब वो इनडायरेक्ट खर्चा है, और इनडायरेक्ट खर्चा ऑलवेज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है,
यहाँ पे लिख लेना भाई, तुम लोग कॉन्ट्रडिक्शन ना हो जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेना, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेना कि मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो चलो अब फटाफट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना, कितना, 10 लाख रुपए का। अब लिखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख रुपए। ए भाई जीपी मतलब ग्रीस पार्क मत समझना तुम लोग, ठीक है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपने जो जो पे किया, यहाँ पे सैलरी पे किया था, टू, याद करो फ्रेट था ना, टू एडवर्टीजमेंट होता है, और क्या क्या खर्चा था देखो ना, आपने सैलरी पे किया, एडवर्टीजमेंट पे किया, फ्रेट पे किया, और कोई खर्चा है क्या? डेप्रिसिएशन तो आएगा ना, यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे कोई खर्चा और तो नहीं दिख रहा है ना, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, चार्ज डेप्रिसिएशन, ये भी तो खर्चा है, ये भी तो पीएल अकाउंट में आएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिखो ना, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। और आपने इंटरेस्ट भी तो पे किया है, अरे इंटरेस्ट पे किया और डिबेंचर पे, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, देखना ना यहाँ पे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी तो खर्चा होता है। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, फटाफट अमाउंट लिखते हैं। सैलरी का अमाउंट कितना था, 70,000। फ्रेट का अमाउंट था आपका, फ्रेट कितना था, सैलरी था 70,000, फ्रेट कितना था 10,000, एडवर्टीजमेंट कितना था 50,000, 10,000, 50,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन कितना था देखो, डेप्रिसिएशन कितना 10% है, और मशीन था 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख का 10% कितना होता भाई, 40,000 ना, 40,000 हो जाए, डेप्रिसिएशन मशीन 40,000 होगा। इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर, डेबेंचर था एक, डेबेंचर था आपका, कहाँ गया, 10 लाख रुपए का डेबेंचर था, अब 12%, तो 10 लाख का 12% कितना होता है, 1,20,000, 10 लाख का 12%, 1,20,000। यहाँ पे हो गया आपका 10 लाख रुपया इनकम, यही तो लिया ना, कितना था अमाउंट प्रोविजन टैक्स का, 50,000। अच्छा उसका अमाउंट नहीं लिखा था, हाँ, डिविडेंड कहाँ पे है, डिविडेंड तो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है ना, डिविडेंड तो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, वो तो मैंने आपको पता बोला था। तो यहाँ हो गया 10 लाख रुपया, प्रॉफिट निकालो ना, टू नेट क्या है, सब पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन कितना आया, 6,60,000 आया, 6,60,000। अब पीएल अप्रोप्रिएशन क्या लिखोगे, बाई नेट प्रॉफिट, पीएल अप्रोप्रिएशन क्या लिखोगे, बाई नेट प्रॉफिट 6,60,000, ठीक है, 6,60,000, 6,60,000। अब इसमें से आप डिविडेंड लेस कर दो, टू डिविडेंड, पीएल अप्रोप्रिएशन का मतलब समझ रहे हो, कंपनी का प्रॉफिट ये है, अब कंपनी अपने प्रॉफिट में से क्या देगी, डिविडेंड देगी या रिजर्व ट्रांसफर करेगा, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट। अरे डिविडेंड किसका पार्ट होता है, कंपनी का जो डिविडेंड है वो किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट में से आप डिविडेंड पे करो, इसी प्रॉफिट में से आप रिजर्व ट्रांसफर करो। कंपनी जो पैसा ट्रांसफर करता है वो प्रॉफिट से करता है, जो भी रिजर्व में ट्रांसफर करता है कहाँ से करेगा, प्रॉफिट से करेगा, जो भी डिविडेंड पे करेगा कहाँ से पे करेगा, प्रॉफिट से पे करेगा। तो आपका टोटल प्रॉफिट है 6,60,000, अब इसमें से डिविडेंड दो और इसमें से रिजर्व और सरप्लस में ट्रांसफर करो, टू डिविडेंड, टू रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व कर दो। डिविडेंड कितना पे करेगा देखो, कहाँ गया डिविडेंड वाला एंट्री, एक्स लिमिटेड पे डिविडेंड एट 10% ऑन इक्विटी शेयर। आपको पता है डिविडेंड हमेशा पे करते हैं जो पेड अप कैपिटल होता है, जो पेड अप कैपिटल होता है। तो 10 एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल निकालो ना, कहाँ गया,
आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 20 लाख। 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख रुपया। डिविडेंड ऑलवेज पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, समझ गए? तो 2 लाख रुपया होगा। 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपया। 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपया। देख लो, एक्स लिमिटेड पे डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% और इक्विटी शेयर, ठीक है? तो इक्विटी शेयर कितना है? 20 लाख रुपया है, और इस 20 लाख पर 10% आपका क्या आएगा? डिविडेंड आएगा, ठीक है? ट्रांसफर 50,000 टू जनरल रिजर्व। आपने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 50,000। अब आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा हुआ है? 4,10,000। टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसी को अपने बोलते हैं ना? अरे अपने इसको क्या बोलते हैं? टू बैलेंस प्रॉफिट या टू टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको बोलते हो ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसको बोलते हो बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बोल दो ना, जो भी है। और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। और इसी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। हो गया भाई? तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 4,10,000, जो बैलेंस शीट में जाएगा, जो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है? अब एक बार बैलेंस शीट बना लेते हैं अपने लोग फटाफट। हो गया ना यहाँ तक सभी का नोट डाउन? लाइव स्टूडेंट आप लोगों का नोट डाउन हो गया ना यहाँ तक? लाइव स्टूडेंट, ठीक है। अब एस फोकस मोड ऑन नहीं है, एक मिनट कर दिया भाई। और याद करो, लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी था, यही था ना? तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया। अब प्लांट एंड मशीनरी था तुम्हारा 4 लाख रुपया, और उसमें डेप्रिसिएशन था 40,000 रुपया का, 3,60,000। सीखना है बाबा, सीखने के लिए बनाया था। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 20 लाख था ना? अरे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 20 लाख। कॉन्सेप्ट समझा रहे बाबू। तो बैलेंस शीट ड्रॉ करते करते क्लास खत्म, फिर कॉन्सेप्ट अगला दिन। 12% डिबेंचर कितना है? 10 लाख रुपया। याद है रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर किया था अपने लोग, कितना था? 50,000। और ये कौन सा रिजर्व है? जर्नल रिजर्व है, ये जर्नल रिजर्व है, ठीक है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी तो लाइबिलिटी होता है। अरे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है? लाइबिलिटी होता है भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स, एनी प्रोविजन इज लाइबिलिटी, ठीक है ना? और कुछ था आपका? 4 लाख कितना था? 4,10,000 ना? पीएल अकाउंट, अरे प्रॉफिट वाला पैसा, वो भी तो बैलेंस शीट का पार्ट है। तुम लोग पीएल अकाउंट कहाँ दिखाता था? बैलेंस शीट में दिखाता था, 4,10,000, ठीक है? इसको ऐड करो, 35 लाख, 35,10,000 आ रहा है। हाँ भाई बोलो। 20 लाख का इक्विटी हो गया, 12% का डिबेंचर, 10 लाख का डिबेंचर हो गया, ठीक है? 50,000 का आपका रिजर्व हो गया, ठीक है? मैं क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन खुला हुआ मेरे सामने। 20 लाख का इक्विटी हो गया, 10 लाख का डिबेंचर हो गया, 50,000 आपका रिजर्व हो गया, ठीक है? फिर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो गया? 50,000, यही ना? तो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, रिजर्व हो गया, 12% डिबेंचर हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? कितना आया आप बताइए आप? 35,10,000। यहाँ पे लिख दीजिए 35,10,000। सर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, यही ना? तो कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ?
एक बार डिफरेंस थे, कितना डिफरेंस आ रहा है? 24,50,000। अब वो कैश आ गया, ये हमारा कैश है। और अब जब हम लोग डायरेक्ट मेथड निकालेंगे ना, देखना हमारा 24,50,000 आएगा। चाहे हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे या इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, तो हमारा 24,50,000 आंसर आना चाहिए। और नहीं आंसर आया तो समझ जाना पढ़ाई लिखाई बेकार है हम लोग का। अगर 24,50,000 नहीं आया तो जो डिफरेंस आया ना कैश, अभी बहुत लोग बोले सर ये कैश कैसे आ गया, थोड़ा सा टेंशन मत लो। बस अभी अपने लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और हमारा आंसर कितना आना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ जो आंसर पता है, पहली बार ऐसा हुआ कि आंसर पता है, अपने को दिखाना है कि भाई 24,50,000 का कैश मिलना चाहिए। तो अब अपने को क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में जो नेट कैश आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 24,50,000। समझ गया ना? एक बार गो थ्रू कर लो ट्रेडिंग पीएल, कुछ भी डाउट होगा मेरे से पूछो। 2 मिनट का टाइम दिया, 2 मिनट का टाइम दिया, कुछ भी डाउट हो रहा पूछो। और प्लीज यार कभी भी ना तुम लोग ये मत सोचना कि इतना छोटा डाउट मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कुछ भी अगर डाउट रहा मेरे से पूछो। पहले कौन सा इजी मेथड कराए या थोड़ा सा हार्ड वाला मेथड कराए? इजी वाला पहले कराए, ठीक है। पहले हार्ड करवा दे, क्या बोलता है? कॉल कर देगा यहाँ पे। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड ना थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा इजी है। तो एक बार डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं, फिर पता इनडायरेक्ट कर लेते हैं। अरे अमित तू तो सीए वाला स्टूडेंट, तू क्यों भड़क रहा है? ठीक है, आ जाओ पहले डायरेक्ट इजी वाला करते हैं। नहीं नहीं, अमित पढ़ाता है, अमित पढ़ाता है ना। अंकित अंकित, पहले ना थोड़ा सा ये वाला मेथड करते हैं। क्योंकि सुनो ना, चाहे तुम ये वाला मेथड लो या ये वाला मेथड लो, आंसर कितना आएगा, 24,50,000 ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इजी वाला करते हैं और बाद में थोड़ा सा टफ। टफ मतलब क्या, कुछ नहीं है, सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर एंट्री और कुछ नहीं है। मतलब जब ये मेथड करा दूंगा ना, ये करा दूंगा, तो फिर तुम लोग मेरे को बोलेगा ज़्यादा डरवा रहे थे आप, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तो एक बार मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, कुछ डाउट है क्या? ट्रेडिंग पीएल एप्रोप्रिएशन, सुमित बोल रहा है हार्ड, ठीक। आ रहे भाई, तो पहले लिखो डायरेक्ट मेथड। देख हार्ड और इजी कुछ नहीं होता, जो समझ गया वो इजी है, बस बात खत्म। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड पता क्या बोलता है? डायरेक्ट मेथड बोलता है कि भाई मुझे ना सिर्फ ऑपरेटिंग में कितना कैश आया हम वो ऐड करेंगे। मतलब डायरेक्ट मेथड ना डायरेक्टली बोलता है जो ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग वाला ऐड कर लो, जो इन्वेस्टिंग का है वो इन्वेस्टिंग वाला कर लो, समझ गए? और जो आपका फाइनेंस का है वो फाइनेंस वाला कर लो। इनडायरेक्ट में क्या होता था कि जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको ऐड बैक करो या उसको लेस करो, उसमें थोड़ा झमेला होता था। ये पता क्या बोलता है, बोला नहीं मेरा डायरेक्ट मेथड है, मतलब जितना जितना ऑपरेटिंग है हम लोग ऑपरेटिंग ऐड करेंगे, जितना जितना हमारा फाइनेंशियल हम लोग क्या ऐड करेंगे, फाइनेंशियल। तो इसमें बहुत इजी है। तुम बताओ जो सेल किया, चलो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बताना, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बताना। कैश परचेज ये क्या है, कैश परचेज ये क्या है, ऑपरेटिंग। सैलरी पेड ये क्या है, ऑपरेटिंग। एडवर्टाइजमेंट पेड क्या है, ऑपरेटिंग। फ्रेट पेड क्या है, ऑपरेटिंग। जो भी आपने गुड सोल्ड किया है क्या है, ऑपरेटिंग। तो बोलता है ना आप बस ट्रांजेक्शन पढ़ो, जो ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग में डाल दो, जो इन्वेस्टिंग का है इन्वेस्टिंग में डाल दो, और जो फाइनेंस का है वो फाइनेंस डाल दो। समझ गया ना? तो एक बार पहले डायरेक्ट मेरे को समझा देने दो, फिर मैं इनडायरेक्ट समझाऊंगा, फिर देखना डिफरेंस कहाँ आ रहा है। डिफरेंस पता किस चीज़ का आएगा, बताऊं? अगर तुमको अगर इच्छा है जानने का, डिफरेंस सिर्फ यही आएगा, ये पोर्शन। मतलब ये पोर्शन दिख रहा तुम लोग को ना, ये पोर्शन, यही आपके डायरेक्ट में नहीं आएगा। बाकी डायरेक्ट में आपका ये भी आएगा और ये भी आएगा। मतलब इनडायरेक्ट में हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शन ये वाला करते हैं, ये हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शन करते हैं, समझा ना? और डायरेक्ट में ये वाला पोर्शन हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। समझा? यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी जो भी बचा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो डायरेक्ट मेथड, एक स्टेटमेंट बनाओ, वही दो अमाउंट बनाना, एक फाइनल कॉलम एक इनर कॉलम, दो अमाउंट बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट बनाओ फटाफट।
कोशिश करना फ्रेश पेज बनाने का, फ्रेश पेज पे बनाने का। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन पढ़ो, क्वेश्चन आपके पास लिखाया हुआ है, ट्रांजेक्शन पढ़ो, जो ऑपरेटिंग का वो ऑपरेटिंग डाल लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। लिख लिया ना, तीन तीन लिख लिया ना। थोड़ा हमेशा ऑपरेटिंग थोड़ा बड़ा बनाना, बाकी दोनों छोटा छोटा बनाना, ठीक है। चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। इशू, इक्विटी शेयर इशू किया, किसका पार्ट है, फाइनेंस का पार्ट है, तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंस का पार्ट है ना, तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था भाई, 20 लाख रुपया। तो ये पैसा आया तो ऐड करेंगे। फिर उसमें था 12% डिवेंचर भी था, 12% डिवेंचर, ये भी पैसा आया 10 लाख रुपया। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो जिसका पार्ट है उसमें डालते जाओ, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, ठीक है। तो ये डाल दिया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में, 10 लाख रुपया डाल दिया मैंने डिवेंचर फाइनेंसिंग में, ठीक है। एक्स परचेज अ मशीन, कितना, 4 लाख का मशीन परचेज किया, बिल्डिंग किया 10 लाख का, ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो लिखो मशीन 4 लाख रुपया, बिल्डिंग 7 लाख रुपया। क्वेश्चन पढ़ो और आइडेंटिफाई करते जाओ, जिसका जो पार्ट अपना डाल दो। परचेज ऑफ मशीन, कितना है, अच्छा मशीन परचेज करोगे तो कैश जाएगा या कैश आएगा, जाएगा तो ब्रैकेट लिखना, मतलब माइनस करोगे, 4 लाख रुपया ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करो, कैश जाएगा तो ब्रैकेट में लिखना, मतलब माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, हो चुका है यहाँ तक कंप्लीट। कैश परचेज, परचेज करो तो माइनस में लिखेंगे, ये किस, अच्छा परचेज मतलब रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल परचेज करना मतलब ऑपरेटिंग, तो टू परचेज लिखो, परचेज कैश परचेज लिखो ना, 2 लाख 80, ब्रैकेट में लिखना, मतलब परचेज किया मतलब कैश जाएगा, तो जब कैश जाएगा तो ब्रैकेट में, और जब कैश आएगा तो प्लस में, मतलब विदाउट ब्रैकेट, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैलरी पेड कैश जाएगा ना, तो ब्रैकेट में, एडवर्टीजमेंट पेड कैश जाएगा तो ब्रैकेट में, फ्रेट पेड कैश जाएगा तो ब्रैकेट में, सेल मतलब क्या, कैश आ रहा है तो प्लस में, डायरेक्ट में तो सिंपल यही बोलता है, जो आ रहा है ऐड कर लो, जो जा रहा है माइनस कर लो, ठीक है। तो फटाफट लिखो तो, कैश परचेस, फिर क्या था आपका, सैलरी पेड था ना, सैलरी पेड, फिर अमाउंट थोड़ा मेरे को बता देना बाद में, एडवर्टीजमेंट पेड, आपका फ्रेट, फ्रेट पेड, और एक था आपका सेल, एक था आपका सेल, सेल कितना था, 12 लाख 80, सेल कितना था, 12 लाख 80,
सॉरी 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 सॉरी, ये तो पैसा आ रहा है ना, तो प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा। सैलरी पेड, सैलरी कितना 70,000 आप पे कर रहे हो तो माइनस में दिखा देना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कितना था, 50,000 माइनस में दिखा देना, ठीक है। फ्रेट पेड कितना था, 10,000, कितना आएगा बताओ ना। कितना आ रहा है, 8,70,000, 8,70,000, ये हो गया टोटल। 8,70,000, ठीक है। यहाँ पे ये कितना था, कितना है, 11 लाख, 11 लाख आया ना, माइनस में आएगा ना 11 लाख, माइनस में आएगा। एक बार यहाँ पे, अच्छा इसमें से याद करो कुछ डिविडेंड पे किया गया था, तो डिविडेंड पे करना किसका पार्ट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी पार्ट है। अच्छा इंटरेस्ट पे करना किसका पार्ट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी पार्ट, वो भी तो आएगा इसमें, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला था नॉन ऑपरेटिंग वाला जो खर्चा है, जिसे नॉन कैश वाला खर्चा है, वो डायरेक्ट का पार्ट नहीं है, वो सब किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट का पार्ट है। जैसे वो याद है ना डेप्रिसिएशन, वो कौन सा खर्चा है, नॉन कैश खर्चा है। अच्छा तुम बताओ क्या डेप्रिसिएशन सच में आपने पे किया है, तो क्या वो डायरेक्ट का पार्ट बनेगा, वो ऑलवेज किसका पार्ट बनेगा, इनडायरेक्ट का पार्ट बनेगा। मेरा बात समझ रहे हो, डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो आ रहा है, डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, जो कैश आ रहा है उसको ऐड कर लो, और जो जा रहा है तो वो माइनस कर लो। आप यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन देखो ना, या तो कैश आ रहा है या तो कैश जा रहा है, जितना भी मैंने ट्रांजेक्शन लिखा है या तो कैश आ रहा है या तो कैश जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो डिविडेंड आपने पे किया तो कैश चला गया, इंटरेस्ट आपने पे किया तो कैश क्या हो गया, चला गया। तो अगर कैश आ रहा है तो ऐड कर लो, जा रहा है तो माइनस कर लो, ये डायरेक्ट मेथड यही बोलता है। अरे नाम क्या है, डायरेक्ट, कैश आ रहा है तो ऐड कर लो, जा रहा है तो माइनस कर लो। बस अपने को क्या अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कैश आ रहा है किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है तो ऑपरेटिंग डालो, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो इन्वेस्टमेंट डालो, फाइनेंस का पार्ट है तो फाइनेंस डालो। कैश जो जा रहा है वो किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है, उधर से माइनस करो, इन्वेस्टमेंट पार्ट है उधर से माइनस करो, फाइनेंस पार्ट है उधर से माइनस करो। बस यही मेथड है ऑपरेटिंग डायरेक्ट मेथड, समझ पा रहा है लॉजिकली, ठीक है। तो एक बार देखो डिविडेंड कितना पे किए थे, देखो पीएल अप्रोप्रिएशन में डिविडेंड कितना पे किए थे, तो लिखो डिविडेंड पेड, तो पे किए थे तो कैश चला गया तो माइनस, अरे डिविडेंड पे किए थे तो कैश चला गया तो क्या करेंगे माइनस। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने भी तो पे किया था ना, 1,20,000 भी क्या करते हो, एक बार इसका टोटल निकालो ना। अच्छा ये टोटल ऑफ बी होगा, ये टोटल ऑफ बी होगा, इसका निकालो एक बार, 26,80,000 ना, ठीक है होगा टोटल, ठीक है निकालो कितना आ रहा है, 8,70,000 प्लस 26,80,000 माइनस 11 लाख, हाँ आ रहा है तो 24,50,000 आ रहा है तो, हमारा बैलेंस शीट में कैश कितना आया था, 24,50,000 आया था। अभी अभी जो क्लोज मत करना, इसका एक फॉर्मेट लिख देना, नेट कैश लिखो ना, बता रहे यही तो, नेट कैश लिखो ना, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या सिंपली लिखो ना नेट कैश फ्लो, डायरेक्ट मेथड में ये लिख सकते हो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्ट मेथड में ये लिखना चल जाओगे, बच जाओगे, इनडायरेक्ट मत लिखना, इनडायरेक्ट में याद है नेट कैश फ्लो एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहाँ चलेगा मेथड रहेगा, डायरेक्ट बोलता है लिखोगे चल जाएगा। तो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 24,50,000, ठीक है। इसमें फिर ऐड कर देना ओपनिंग वाला, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी तो बिजनेस मैंने स्टार्ट ही किया था तो कोई ओपनिंग कैश तो होगा नहीं मेरे पास, तो क्या होगा नील होगा। अरे बिजनेस तो अभी स्टार्ट किया था ना, याद करो बिजनेस कमेंस था, पहला लाइन देखना बिजनेस कमेंस था एक्स लिमिटेड, तो हमारा हो गया 24,50,000, ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
एंड कैश। ठीक है, अच्छा 12 में डायरेक्ट बढ़ सकता, अच्छा 12 में डायरेक्ट बढ़ता था, एक स्टूडेंट बता रहा। दोनों था, वो डायरेक्ट ही पढ़ा होगा उसको वही वाला याद है। याद हो गया ना डायरेक्ट। अब क्या, अच्छा डायरेक्ट में क्या क्या ध्यान देना अपने को, कैश आ रहा है तो ऐड करेंगे, गया तो लेस करेंगे, बस अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लेना, किसका कौन सा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, कौन सा फाइनेंस का पार्ट है और कौन सा ऑपरेटिंग का पार्ट है, इसलिए ये बहुत इजी लगता है। ठीक है, अब अपने क्या चालू करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड, पर आंसर वही आएगा याद रखना, 24,50,000, 24,50,000 ही आंसर आएगा। देखो इनडायरेक्ट मेथड, अब इसका एक परफॉर्मा बनाते हैं, जो परफॉर्मर ने तुम लोग को सिखाया था, याद है ना, परफॉर्मा सिखाया था, वो परफॉर्मा बनाते हैं फटाफट। एक काम करना, तुम लोग फ्रेश पेज लेना, फ्रेश पेज लेना, ठीक है, या जैसे भी तुमको बेटर लगे अपना करो, कोई दिक्कत वाली बात। ऑपरेटिंग दिखाना है क्या, देखो भाई ऑपरेटिंग फटाफट, जल्दी देखो ऑपरेटिंग, राजेश। ठीक है, लिख लिया भाई, जल्दी हो गया। अच्छा अब आओ फॉर्मेट में आओ, पहला फॉर्मेट में क्या था हमारा, क्या था हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोला टैक्स के पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सुनो, हम लोगों ने जो प्रॉफिट निकाला था, जो मैंने आपको ट्रेडिंग पीएल बनाया था, किस लिए बनाया था, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉफिट निकाला था, याद करो ये नेट प्रॉफिट निकाला था 6,60,000, और 6,60,000 में से हम लोगों ने डिविडेंड पे कर दिया और 50,000 का रिजल्ट ट्रांसफर कर दिया, जो 4,10,000 बचा, ये हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट, और यही हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया था। ठीक है ना, तो ये जो आपको 4,10,000 आया था, ध्यान सुनना, ये जो 4,10,000 आया था, ये तो टैक्स माइनस करके आया था, ये टैक्स माइनस करके आया था। सच बताना, ये जो टैक्स है क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, नहीं पार्ट है। ठीक है, अच्छा आपने ये जो प्रॉफिट निकाला था, ये वाला जो प्रॉफिट निकाला था 4,10,000, इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या किया था, माइनस किया था, क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, नहीं, तो माइनस किया था तो क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। अब समझा मैंने पीएल ट्रेडिंग क्यों बनाया, आपने ये जो प्रॉफिट निकाला था, तो आपको क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के पहले, पर ये जो आपको नेट प्रॉफिट मिला ये तो आफ्टर टैक्स है, ये जो नेट प्रॉफिट मिला ये तो टैक्स को माइनस करके मिला ना भाई, तो आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी टैक्स आपने माइनस किया क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रॉफिट क्या, आफ्टर टैक्स है, टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट है। तो अगर टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए तो टैक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, कोई डाउट है क्या यहाँ पे, बोल कोई डाउट है, फिर से बता दे रहे, क्यों वैसे क्यों बोल रहा, 4,10,000 हमारा क्या है, आफ्टर प्रॉफिट, मतलब आफ्टर टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मीनिंग क्या हो गया, कि आपने टैक्स पे कर दिया, अब जो बच गया वही आपका प्रॉफिट है, लेकिन अपने को चाहिए क्या,
अपने को चाहिए क्या, देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले चाहिए। तो जो भी तुमने टैक्स पे किया था, भाई तुम बताओ टैक्स कहाँ से, देखो आपको पता ना, इनकम कमाओगे तभी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से तो टैक्स आपने पे किया। तो आपको मिला 4,10,000 आफ्टर पेइंग टैक्सेस, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर उसमें हम लोग टैक्स ऐड कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो आपने 50,000 का प्रॉफिट टैक्स माइनस किया था, तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करते क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। आप समझा, समझ गया तो ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आ जाओ। ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस किया है, क्या सच में माइनस होना चाहिए था, बोलो ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, नहीं, ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो आपने यहां पे माइनस किया, जो कि माइनस नहीं होना चाहिए था, फिर भी आपने माइनस कर दिया। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपने माइनस किया है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ पा रहे हो, ओके। प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपने माइनस किया था, लेकिन अपने को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, मतलब टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। तो जो भी आपने टैक्स माइनस किया था क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और आइटम देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है, क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, नहीं। मशीन किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो ये डेप्रिसिएशन भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। बट आपने जो प्रॉफिट निकाला, वो तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद निकाला। तो ये डेप्रिसिएशन जो आपने माइनस कर दिया, क्या माइनस होना चाहिए था, जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया क्या माइनस होना चाहिए था, नहीं, फिर भी आपने माइनस किया है। तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो जो भी डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऑपरेटिंग है, फ्रेट ऑपरेटिंग है, सैलरी ऑपरेटिंग है। अब समझा मैंने ये वाला अमाउंट अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि आपके जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो आप सारे खर्चे माइनस करते हो, ये सारे खर्चे माइनस करते हो। बट सारा का सारा खर्चा ऑपरेटिंग का नहीं है। तो जो खर्चा ऑपरेटिंग का नहीं है फिर भी आपने माइनस कर दिया है, तो आपने गलती किया है। तो आप क्या करोगे, ऐड बैक करोगे, ऐड बैक करके आप गलती को सुधारोगे, तो आपका रियल प्रॉफिट आएगा। अब उस रियल प्रॉफिट से आगे आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। आप एक काम करो, फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो मैं जो भी कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो फॉर्मेट के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी फॉर्मेट है मैं एक बार चेक भी कर दूंगा। देखो भाई उधर भी यही पढ़ाया था, इधर भी यही पढ़ाया था। सर ऑपरेटिंग एक बार दिखा, अच्छा तो तुम्हारा डन है, हमको जरा दिखाना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखो वहां पे लिखो जो हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑलवेज आप एक वर्किंग नोट डालिएगा। तो इसमें ऐड वेड करना है ना, तो एक वर्किंग नोट डालिएगा, ऑलवेज एक वर्किंग नोट डालिएगा, ठीक है। अब आ जाओ वर्किंग नोट 1 पे आ जाओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अपने को याद है 4,10,000 आया था, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप ऐड क्या करोगे, टैक्स, अरे बोलो ना क्या ऐड करोगे, इसमें क्या ऐड करोगे, टैक्स ऐड करोगे ना। तो ऐड कर दो टैक्स, प्रोविजन था, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। जो भी टैक्स आपने माइनस किया था ऐड कर दो, एज प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना आएगा, 50,000। तो ऐड करते ही आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स। जो भी टैक्स आपने माइनस किया था अगर आपने ऐड कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ठीक है। अच्छा याद करो डिविडेंड वाला पार्ट, आ जाओ ये वाला पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन ओपन करो, कॉपी में पीएल अप्रोप्रिएशन ओपन करो।
6,60,000 था आपका प्रॉफिट, उसमें से आपने 2 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया। तो जो आपने डिविडेंड पे किया, जो आपने डिविडेंड पे किया वो भी तुम बताओ। ये 6 लाख मेरा क्या था, टोटल प्रॉफिट था। 6,60,000 मेरा क्या था, टोटल प्रॉफिट। इसमें से आपने क्या पे किया था, डिविडेंड, और आपने क्या पे किया था, रिजर्व। क्या ये दोनों पार्ट ऑपरेटिंग का है? बोलो ना, क्या ये दोनों पार्ट ऑपरेटिंग का है? नहीं, ये किसका पार्ट है, फाइनेंस का पार्ट। किसका पार्ट है, फाइनेंस। तो आपको आपको तो जो नेट प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग वाला चाहिए। आपका पार्ट ए क्या है, ऑपरेटिंग है ना, तो आपको नेट प्रॉफिट किसका चाहिए, ऑपरेटिंग का चाहिए। तो जो फाइनेंस का नेट प्रॉफिट वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये जो आपने डिविडेंड पे किया, ये जो रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये तो फाइनेंस का पार्ट है भाई, ये तो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। समझ पा रहा मेरी बात? अरे पीछे समझ पा रहा भाई? डिविडेंड आपने क्यों दिया, बिकॉज आपने शेयर इशू किया था। तो जो आपने शेयर इशू किया था वो किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो जो डिविडेंड डिविडेंड भी जो पे करेगा वो किसका पार्ट होगा, ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। तो जो भी आपने डिविडेंड पे किया, ट्रांसफर किया, क्योंकि याद रखना जर्नल रिजर्व ऑलवेज इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, वो मालिक लोग का होता है। तो जो भी मालिक लोग को आपने पे किया माइनस करो, जो भी मालिक लोग को पे किया क्या करो, माइनस करो। तो 2 लाख रुपया डिविडेंड से माइनस होगा और जनरल रिजर्व से, सॉरी ये तो माइनस ही है, सॉरी ये तो माइनस ही है। अरे ऐड करेंगे, सॉरी गलती हो गया। टू साइड मतलब क्या होता है, माइनस ही होता है ना। तो आपने क्या किया, माइनस ही किया, तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। अरे टू साइड क्या होता है, माइनस होता है, तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो ऐड करो, कहाँ नोट कहाँ चला गया, ऐड करो, ऐड डिविडेंड पेड। कितना था डिविडेंड भाई, 2 लाख रुपया। ऐड ट्रांसफर जनरल रिजर्व। नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझा दूंगा। ये कितना आएगा, हाँ तो नॉन में आ गया ना। पहले मैं प्रॉफिट वाला पार्ट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट और डिबेंचर क्या वो प्रॉफिट का पार्ट है। आप यहाँ पे क्या लिखे हो, प्रॉफिट लिखे हो ना। अच्छा तुम बताओ डिविडेंड किसका पार्ट है, आपने डिविडेंड का डेफिनेशन पढ़ा होगा, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो अभी आप प्रॉफिट वाला काम कर रहे हो, अभी इंटरेस्ट वाले में काम आएगा, टेंशन मत लो। तुम लोगों को ना बार बार दिखाना पड़ता है, इधर आ जाओ। डिविडेंड तो इस सब में आ गया ना, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, इस सब में आ गया। अभी आप क्या किसका पार्ट देख रहे हो, प्रॉफिट वाला पार्ट। आपने कहीं पढ़ा है क्या, डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट? कभी आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट? कभी नहीं पढ़ा आपने। अगर पढ़ा हो तो गलत बुक उठा के पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो कहीं लिखा ही नहीं है। बट आपने हमेशा पढ़ा होगा डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन, अभी मेरा फोकस उस पर है, इसीलिए मैंने पता क्या किया, आप कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने अलग से क्या बना दिया था, पीएल अप्रोप्रिएशन, कि जो भी प्रॉफिट वाला पार्ट है वो कहां पे आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। आप समझा मैंने इसको अलग से क्यों बनाया था, क्योंकि ये डिविडेंड किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। जो प्रॉफिट का पार्ट है वो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। रिजर्व किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, वो कहां जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट का पार्ट है पहले वो ऐड बैक करेंगे। अब क्लियर हुआ? आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,10,000, टैक्स को ऐड कर दिया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। जो डिविडेंड आपने पे करके माइनस किया था क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। और जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था जो भी आपने माइनस किया था क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। कितना आएगा, 7,10,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पे देखो ना, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है क्या, कुछ भी एबनॉर्मल आइटम है क्या यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है। ठीक है, तो 7,10,000 डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे, 7,10,000। ठीक है, हाँ क्लास चालू देख लो। एक लड़का अभी लगता सो के उठा, बोला सर क्लास चालू हो गया, सेम 6 का है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। आपने ये जो डेप्रिसिएशन कहाँ गया, ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट है? आपने क्या किया था, माइनस। गलती सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ऐड कर दो।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अरे ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या किसका पार्ट है? ये ऑपरेटिंग का पार्ट है क्या? डिबेंचर इशू किया था, फाइनेंस का पार्ट था, तो आपने फाइनेंस वाला आइटम क्या किया? माइनस किया, तो गलती किया। गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये दो चीज आप ऐड करो, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना था डेप्रिसिएशन मशीन? 40,000 आई, 40,000 था। ठीक है, और क्या ऐड करना था? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था? 1,20,000। कितना आएगा बोलो ना ऐड करके, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 लाख। तो टोटल 8,70,000 आया ना? डायरेक्ट मेथड में कितना आया था? डायरेक्ट मेथड में कितना आया था? इनडायरेक्ट में कितना आएगा? अमाउंट नहीं चेंज होगा, तरीका चेंज होगा। समझ रहे हो ना? अमाउंट नहीं चेंज होगा, क्या चेंज होगा? तरीका चेंज होगा। अमाउंट तो वही आएगा, 24,50,000। वे अलग है। डायरेक्ट वाला तो सिंपल बोलता है, जो आया ऐड कर लो, जो गया माइनस कर लो। बस अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, जो फाइनेंस का फाइनेंस में, जो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट में, जो ऑपरेटिंग का है ऑपरेटिंग। सही बोलता है। चलो ये हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अच्छा ये तो ऑपरेटिंग वाला हो गया, और तो कुछ है नहीं ऑपरेटिंग वाले में। अब लिखो यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका वही सेम बनेगा, परचेज ऑफ मशीन। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या? ऑपरेटिंग वाला है। बाकी जो डायरेक्ट वाला बनेगा इसका सेम ही बनेगा। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितना है? कितना? फिर क्या था? परचेज ऑफ। अच्छा ये परचेज किया तो कैश गया ना, लेस होगा ना, जो परचेज किया लेस किया गया। एक यहाँ पे लिख लो कैश, पहले लिख लो बाद में क्वेश्चन करना, पहले लिख लो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल यही ना? इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपया, डिबेंचर कितना है? 10 लाख रुपया, जो डिविडेंड पे किया कितना है? डिविडेंड पे किया था ना 2 लाख रुपया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था? 1 लाख। और कुछ है क्या? और तो कुछ मुझे को नजर नहीं आया। कितना आ रहा है बताओ तो एक बार, कितना आ रहा है? इसमें तो 11 लाख होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 26,80,000 आ रहा है। ये होगा टोटल बी। सी, ठीक है, टोटल सी हो गया। अब एक बार सबको ऐड बैक करके निकालो, कितना आ रहा है? आ रहा है 24,25,000। आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो, सॉरी वहाँ पे फ्लो नहीं लिखोगे, कैश इक्विवेलेंट लिखोगे, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 24,50,000 आया ना? फिर इसमें ऐड कर देना ओपनिंग वाला। ऐड और मत लिखो, बता दूंगा बाद में। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
पे भी थोड़ा सा एक चीज़ है, नोट बोल के मैं समझा दूंगा बाद में, टेंशन ना लो। वो तो नील है, ओपनिंग तो कुछ नील नहीं, नील नहीं। कितना आएगा? 24 लाख। 24 लाख। ये नोट 1 था ना, लिख लिया आप लोग? अब ये नोट 1 था, अब नोट 2 लिखो। नोट 2 लिखो, नंबर 1। कोई डाउट होगा पूछना, जब बोलूंगा पूछने के लिए डाउट पूछना। तुम लोग करंट एसेट, अच्छा करंट एसेट सीए लिखे। चलो इसी बार तुम लोग सीए में तो कुछ तो बोलेगा, अपने मुंह से बड़ा काम करेगा। करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है मतलब, करंट एसेट बढ़ रहा है मतलब कैश मिल रहा है या कैश, कैश मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मेरा डेटर, करंट एसेट बढ़ना मतलब डेटर बढ़ रहा है, तो अगर डेटर बढ़ रहा है, मैं लिख दूं भाई डेटर यहाँ पे। अगर मेरा डेटर बढ़ रहा है मतलब मुझे उधारी में सामान ज्यादा बिक रहा है तो कैश नहीं आ रहा है। तो जब भी डेटर बढ़ेगा मतलब कैश कम होगा, और जब कैश कम होगा तो क्या करेंगे, बोलो ना। कैश अगर कम होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, लेस। दूसरा, अगर करंट एसेट कम हो रहा है मतलब डेटर अपना उधारी चुका रहा है तो कैश आ रहा है, तो कैश जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब यहाँ पे क्रेडिटर की बात हो रही है, लेट से। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब आप उधारी नहीं चुका रहे हो, धार पे सामान लेकर आ रहे हो, क्रेडिट पे सामान लेकर आ रहे हो, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हो, तभी तो लायबिलिटी बढ़ रही है। तो जब पैसा नहीं दोगे तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ रहा है तो ऐड करो। करंट लायबिलिटी कम हो रही है मतलब आपने क्रेडिटर को पैसा चुका दिया, जब पैसा आपने दे दिया तो ड्यू क्लियर हो गया ना, देने से क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोग को एक सम्स कराऊंगा जिसमें ये वाला पोर्शन आएगा। कौन सा, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट्स घट रहा है। अब ये वाला सम्स कराऊंगा। तो अभी होपफुली आपको बेसिक्स तो क्लियर हो गया, तो पूरा बेसिक्स तो क्लियर हो गया ना। एक बार मैं इस पूरे चैप्टर को सम अप कर रहा हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाया है। देखो हम लोगों ने दो मेथड सीखा, एक सीखा आपका डायरेक्ट और क्या सीखा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड सिंपल बोलता है भाई जो भी कैश आ रहा है ऐड कर लो, जो भी कैश जा रहा है माइनस कर लो, बस केयरफुल्ली अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लेना। जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंस का पार्ट है वो फाइनेंस, और जो ऑपरेटिंग का पार्ट है ऑपरेटिंग। बाकी कैश आ रहा है तो ऐड करना, जा रहा है तो माइनस करना, सिंपल यही बोलता है। और डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, हम थोड़ा सा खिचड़ी करेंगे, हम थोड़ा सा वहां पे खिचड़ी करेंगे। मतलब आपको क्या बोला पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एब नॉर्मल लॉस को माइनस करके निकालते हैं, टैक्स को जो हमने पे किया वो माइनस करके निकालते हैं, जो भी आपने टैक्स किया माइनस कर दिया। अरे जो भी आपने टैक्स वगैरह पे किया क्या करते हैं अपने, माइनस करते हैं। जो भी एब नॉर्मल लॉस हुआ क्या किए, माइनस किए। जो भी एब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये तो एब नॉर्मल इनकम हो गया ना, तो क्या करते हैं, ऐड बैक कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड बोलता है वही सब हमको चाहिए, वही सब हमको चाहिए। टैक्स के पहले क्या प्रॉफिट होगा ये बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले जो प्रॉफिट होगा वो बताओ। तो अपने अगर एब नॉर्मल लॉस माइनस किए थे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एब नॉर्मल इनकम अगर ऐड किए थे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टैक्स अगर पे करके माइनस किए थे तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स रिलेटेड। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट क्या बोला था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स भी क्या कर लिए, ऐड बैक कर लिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या किए थे, जो भी प्रॉफिट आया था उसमें टैक्स को ऐड कर लिए, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर उसके बाद अपने ये भी चेक करेंगे कि प्रॉफिट से रिलेटेड क्या क्या आइटम है। सुनो ना मेरा बात ध्यान दो, प्रॉफिट से रिलेटेड क्या क्या आइटम है। डिविडेंड किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो आपने डिविडेंड क्या किया था, माइनस किया था, तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। जो भी आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया,
जो भी आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया वो किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, तो वो भी तो आपने माइनस किया था, तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद वर्किंग नोट में आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आ गया। अब आप वही पहचानो कौन सा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है उसको ऐड कर लो, नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है उसको क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड बैक कर लो, लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस कर लो, डेटर बढ़ रहा है तो माइनस कर लो, डेटर कम हो रहा है तो ऐड बैक कर लो। ये सब करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आप कोई भी एसेट वैसेट परचेज करते हो तो इन्वेस्टमेंट डाल दो, तो आ जाएगा आपका टोटल एसेट फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और लास्ट में क्या बोलता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो भी आपने इशू किया शेयर वगैरह वो भी आपने ऐड कर लिया, जो भी डिविडेंड वगैरह इंटरेस्ट पे किया, क्या किया, माइनस कर लिया। सब कुछ ऐड करके आपका क्या मिल जाएगा, नेट कैश फ्लो, और उसमें ओपनिंग कैश फ्लो ऐड करके आपका आ जाएगा टोटल कैश फ्लो। यही था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डाउट है क्या लाइव स्टूडेंट, कोई डाउट है आप लोग को, प्लीज बोलिएगा तुरंत। कुछ तो हुआ ना, देख डोंट एक्सपेक्ट कि पहला दूसरा क्लास में तुम झंडा गाड़ देगा। मैं क्या बोलता हूँ, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे, थोड़ा थोड़ा डेली सीखो, एक दिन तो आएगा, कामयाब हो जाएंगे। क्लियर हो गया तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको रीडिंग मीटिंग्स हम लोग ग्रुप में शेयर कर देगा, आप टेंशन मत लो। राइट, फिर बात करो, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। वेलकम।